सोनाली ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और सिसकियां लेकर रोने लगी। कमांडो अरसलान खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। दूसरा दिन और दूसरी रात भी गुजर गई। इसी दौरान कमांडो अरसलान के छोड़े हुए आदमियों ने खबर दी कि ब्रिगेडियर जगमोहन की बेटी के अगवा हो जाने के बाद भारतीय फौज के जुल्म सितम का सिलसिला ज्यादा शदीद हो गया है और कई बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार करने के बाद इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये सुनकर अरसलान ने शेरखान से कहा, मेरा ख्याल है अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। इस वक्त दिन के 11 बजे का वक्त था। अरसलान और शेरखान भेस बदल कर अपनी खुफिया कमीनगाह से निकल गए। जो भी इनका करीबी शहर था वहां आकर अरसलान ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से ब्रिगेडियर के ऑफिस का टेलीफोन नंबर डायल कर दिया। कमांडो शेरखान टेलीफोन बूथ से चंद कदम दूर एक जगह छुप कर खड़ा था। दूसरी तरफ से किसी ने बारूब आवाज में कहा, यस। कमांडो अरसलान ने कहा, ब्रिगेडियर जगमोहन से मेरी बात कराओ। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं ब्रिगेडियर जगमोहन बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? कमांडो अरसलान ने ज्यादा बारूब आवाज में कहा, मैं वो बोल रहा हूँ जिसके कब्जे में इस वक्त तुम्हारी बेटी है। ब्रिगेडियर इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था। जैसे ही इसने ये जुमला सुना, इसने फ़ोन अपने मुंह से हटाकर एक फौजी को जो इसी मकसद के लिए हर वक्त इसके सामने कुर्सी पर दूसरे टेलीफोन के पास बैठा रहता था इशारा किया। दूसरे फौजी ने इसी वक्त बटन दबाकर एक्सचेंज रूम को सिग्नल कर दिया कि चेक करो ये फ़ोन कॉल शहर में कहाँ से आ रही है और जो भी फ़ोन कर रहा है इसे फ़ौरन काबू में किया जाए। इसका इंतज़ाम ब्रिगेडियर के ऑफिस में पहले से कर दिया गया था। इस बात से कमांडो अरसलान गाफिल नहीं था। इसने टेलीफोन पर जब देखा कि एक लम्हे के लिए खामोशी तारी हो गई है और दूसरी तरफ से ब्रिगेडियर का कोई जवाब नहीं आया तो इसने कहा, जगमोहन, मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि ये ना समझ सकूँ कि तुमने मेरी टेलीफोन कॉल डिटेक्ट करने के लिए खुफिया सिग्नल दे दिया है। इस वक्त तो मैं फ़ोन बंद करता हूँ, दूसरी बार फ़ोन करूँगा तो बात होगी। और कमांडो अरसलान ने फ़ोन बंद कर दिया। टेलीफोन बूथ से निकलकर शेरखान के पास आया और कहने लगा, ब्रिगेडियर ने फ़ोन डिटेक्शन कंट्रोल को इशारा कर दिया था, यहाँ से फ़ौरन निकल चलो। दोनों मुजाहिद कमांडो वहाँ से निकल गए। जब वो वहाँ से काफ़ी दूर चले गए तो कमांडो शेरखान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए, इसमें एक तो ख़तरा है, दूसरे पूरी तफसील से बात नहीं हो सकेगी। कमांडो अरसलान कहने लगा, अगर हमने ब्रिगेडियर की फ्रीक्वेंसी मालूम करके वायरलेस पर बात की तो इसको हमारी फ्रीक्वेंसी का इल्म हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि इसे मालूम हो। फिर एक ही सूरत है, शेरखान ने कहा। वो क्या? अरसलान ने पूछा। शेरखान बोला, हमें किसी पहाड़ियों में किसी दूर दराज जगह पर जाकर वायरलेस पर ब्रिगेडियर से बात करनी चाहिए और हर बार जगह बदल लेनी चाहिए, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अरसलान ने जवाब दिया। वो दिन उन्होंने गुजार दिया। वो ब्रिगेडियर की तशवीश में इजाफा करना चाहते थे। इससे अगले रोज शेरखान और अरसलान छोटा रेडियो ट्रांसमीटर लेकर अपनी खुफिया कमीनगाह से निकलकर वहाँ कई मील दूर एक दूसरे पहाड़ी जंगल में आ गए। यहाँ अरसलान ने ब्रिगेडियर जगमोहन के फौजी हेडक्वार्टर से रब्ता कायम किया और ड्यूटी अफसर से कहा, अपने ब्रिगेडियर जगमोहन से मेरी बात कराओ, इसे कहो कि मुझे इसकी बेटी के बारे में एक ज़रूरी बात करनी है। ड्यूटी अफसर ने इसी वक्त ब्रिगेडियर जगमोहन से रब्ता किया और कहा, सर आपके लिए एक ज़रूरी पैगाम है। दूसरे लम्हे अरसलान को जगमोहन की आवाज़ आई, कौन बोल रहा है? कमांडो अरसलान ने कहा, वही बोल रहा है जिसने एक दिन पहले तुम्हें फ़ोन किया था। ब्रिगेडियर जगमोहन ने कहा, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे फ़ोन को डिटेक्ट नहीं करूँगा। मुझे बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है, तुमने इसे क्यों किडनैप किया है? कमांडो अरसलान ने कहा, तुम्हारी बेटी अभी तक हमारे पास महफूज है, इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने हमारे मुतालबात न माने तो इसे बहुत कुछ हो सकता है। हम तुम्हें इसकी इज्जत आबरू की ज़मानत नहीं दे सकते। ब्रिगेडियर की तशवीश भरी आवाज़ आई, देखो मैं तुम्हारे मुतालबात पर पूरी जिम्मेदारी से गौर करूँगा, मगर मेरी बेटी को कुछ न कहे। अरसलान ने कहा, अगर तुम हमारे मुतालबात पर गौर करते रहे तो मैं तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जगमोहन ने जल्दी से कहा, गौर से मेरा मतलब ये नहीं था जो तुम समझ रहे हो, मैं तुम्हारे मुतालबात तस्लीम कर लूँगा। बताओ तुम्हारे मुतालबात क्या है? कमांडो अरसलान ने कहा, हमारा पहला मुतालबा ये कि इस वक्त तक तुम्हारी फौज ने जितने बेगुनाह कश्मीरियों को पकड़ कर कैद में डाल रखा है और इन पर तशद्दुद किया जा रहा है, इन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जगमोहन की आवाज़ आई, मैं तुम्हारी इस मुतालबे को तस्लीम करता हूँ। मैं आज ही इन तमाम कश्मीरियों की रिहाई का हुक्म जारी कर दूंगा। तुम्हारा दूसरा मुतालबा क्या है? कमांडो अरसलान ने कहा, दूसरा मुतालबा तुम्हें इस वक्त बताया जाएगा जब हमारे कश्मीरी भाइयों को तुम रिहा कर दोगे। और अरसलान ने वायरलेस का बटन ऑफ कर दिया। शेरखान ने पूछा, क्या कह रहा था? अरसलान बोला, कह रहा था कि मैं आज ही इन तमाम लोगों की रिहाई का हुक्म दे रहा हूँ जिनको पकड़कर जेल में बंद किया गया है। क्या वो ऐसा कर सकेगा? शेरखान ने सवाल किया। अरसलान ने कहा, वो ऐसा करने पर मजबूर है। हमें कल पता चल जाएगा कि गिरफ्तार शुदा हमारे कश्मीरी भाई जेल से आज़ाद हुए हैं या नहीं। इसके बाद जगमोहन से आगे बात करेंगे। ठीक है, हमें कल का दिन देख लेना चाहिए, शेरखान ने कहा। इसके फ़ौरन बाद दोनों कमांडो मुजाहिद रेडियो ट्रांसमीटर थैले में डालकर वहां से वापस अपनी कमीनगाह की जानिब रवाना हो गए। अगले रोज़ सारे इलाके में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि भारतीय फ़ौज ने इन तमाम कश्मीरियों को रिहा कर दिया है।
जिन्हें ब्रिगेडियर की बेटी के गायब हो जाने के बाद शुबे में गिरफ्तार किया गया था। यह खबर मुजाहिदीन के खुफिया ठिकाने पर पहुंची तो शेर खान ने अरसलान से कहा, जगमोहन ने हमारा एक मुतालबा तो पूरा कर दिया है। अरसलान ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वह ऐसा करने पर मजबूर है। मुजाहिद हसन अली बोला, लेकिन इसने भारतीय हुकूमत को इसका क्या जवाब पेश किया होगा? अरसलान ने कहा, ये वो जाने और भारतीय हुकूमत जाने, हमारे आदमी आज़ाद हो गए हैं, यही हमें चाहिए था। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर जगमोहन सारा दिन कमांडो अरसलान की फ़ोन कॉल का इंतज़ार करता रहा। वो बहरहाल अपनी बेटी के बारे में परेशान था। ये बात अभी तक इसने हुक्काम वाला से खुफिया रखी हुई थी कि इसकी बेटी को जिन लोगों ने अगवा किया है, इनके साथ इसका राब्ता कायम हो चुका है। फौज सोनाली की तलाश में बराबर जगह जगह छापे मार रही थी, मगर अब ना तो वो किसी के घर को आग लगाती थी और ना किसी को गिरफ्तार करती थी। ब्रिगेडियर ने खास तौर पर हुक्म दे रखा था कि सिर्फ मशकूक जगहों की तलाशी ली जाए, किसी को गिरफ्तार न किया जाए और किसी मकान को नजर आतश न किया जाए। कमांडो अरसलान ने दूसरे और तीसरे दिन भी जगमोहन से राब्ता कायम न किया। जगमोहन की परेशानी इंतहा को पहुंच चुकी थी। चौथे रोज अरसलान ने शेर खान को साल लिया और दूर जंगल के एक वीरान मुकाम पर जाकर रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए ब्रिगेडियर जगमोहन से राब्ता कायम किया। तो दूसरी तरफ से ब्रिगेडियर जगमोहन ने किसी कदर घबराई हुई आवाज में कहा, मेरी बेटी ठीक है ना? मैंने तुम्हारे कहने पर तमाम कश्मीरियों को रिहा कर दिया, अब तुम क्या कहते हो? मेरा मतलब है तुम्हारा दूसरा मुतालबा क्या है? अरसलान ने सब कुछ पहले ही से सोच रखा था। इसने कहा, अब हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हम तुम्हारी बेटी को छोड़ रहे हैं, मगर तुम खुद इसे लेने आओगे। ब्रिगेडियर ने कहा, मैं तैयार हूँ, तुम जहाँ कहोगे मैं आ जाऊँगा। अरसलान ने कहा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, तुम अकेले आओगे, तुम्हारे साथ और कोई आदमी नहीं होगा। अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की और अपने साथ छुपाकर फौजी सिपाही ले आए तो याद रखो, तुम्हें तुम्हारी बेटी सोनाली की लाश मिलेगी। ब्रिगेडियर ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी को अपने साथ नहीं लाऊंगा, मैं बिल्कुल अकेला आऊँगा, मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ। अरसलान ने कहा, यह हम तुम्हें कल इसी वक्त बताएंगे। और अरसलान ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया और शेर खान की तरफ देखा। शेर खान ने कहा, अभी तक हमारी स्कीम बिल्कुल ठीक जा रही है। अरसलान ने कहा, फिक्र नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन ठीक इसी वक्त कमांडो अरसलान ने ब्रिगेडियर जगमोहन से राब्ता पैदा करने के बाद कहा, क्या तुम आने के लिए तैयार हो? जगमोहन बेताबी से बोला, मैं अभी इसी वक्त आने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरी बेटी को साल लाए हो? अरसलान बोला, जब तुम आओगे तो तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। जगमोहन ने पूछा, मुझे कहाँ आना होगा? अरसलान ने इसे खास जगह बताई और कहा, याद रखो हमारे आदमी इर्द गिर्द मौजूद होंगे, अगर तुम लोगों ने कोई गड़बड़ की तो सबसे पहले तुम्हारी बेटी सोनाली को हलाक किया जाएगा, इसके बाद तुम्हारे समेत तुम्हारा एक भी फौजी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ब्रिगेडियर जगमोहन बोला, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अकेला आऊँगा और मेरे पास कोई असला भी नहीं होगा, प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो। अरसलान ने इसे वक़्त और जगह बता दी और इसे जिस तरह आना था और जो कुछ करना था सब बता दिया। अगले रोज़ कमांडो अरसलान, कमांडो शेर खान और चारों मुजाहिद पूरी तरह से मुसल्ले होकर इस मुकाम पर पहुँच गए जहाँ 1 घंटे बाद ब्रिगेडियर जगमोहन आने वाला था। तमाम मुजाहिदों ने अपने चेहरे नकाब में छुपा रखे थे। चारों मुजाहिद इर्द गिर्द दरख्तों और झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। सिर्फ शेर खान और अरसलान जीप के पास रहे। जीप वही थी जिसमें वो सोनाली को उठा कर लाए थे। इस वक्त सोनाली इनके हमरा नहीं थी। हकीकत में अरसलान और शेर खान ने कुछ और ही सोच रखा था। इनके मंसूबे से बाकी के मुजाहिद भी वाकिफ थे। कमांडो अरसलान ने जगमोहन को दोपहर 3 बजे का वक्त दिया था। उस रोज़ आसमान पर सुबह ही से बादल छाने लगे थे। इस वक्त तक मुतला पूरी तरह से अबर आलूद हो चुका था। सर्द हवा चलने लगी थी। मालूम होता था कि किसी वक्त भी बर्फबारी शुरू हो सकती है। पहाड़ी जंगल में दरख्तों के दरमियान एक खुली जगह थी। वहाँ एक जानिब मुजाहिदों की बंद जीप खड़ी थी। जीप का ड्राइवर अपनी सीट पर खामोश बैठा था। सर्दियों की शाम आहिस्ता आहिस्ता चली आ रही थी। बादलों की वजह से वक्त से पहले ही हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था। ठीक वक्त पर एक जानिब दरख्तों के दरमियान एक इंसान आता दिखाई दिया। ये ब्रिगेडियर जगमोहन था। इसने दोनों हाथ ऊपर उठा रखे थे। कमांडो अरसलान और शेर खान जीप के करीब खड़े थे। उन्होंने इस आदमी को आते देख लिया था। अखबारों में उन्होंने ब्रिगेडियर की तस्वीर देख रखी थी। उन्होंने इसे पहचान लिया था। फिर भी जब वो करीब आया तो अरसलान ने स्टेन गन का रुख इसकी तरफ कर दिया और पूछा, तुम्हारा नाम? जगमोहन ने बताया, ब्रिगेडियर जगमोहन मिश्रा। अपना शनाख्ती कार्ड दिखा और अरसलान ने कहा। ब्रिगेडियर ने इसी वक्त जेब से बटवा निकाल कर खोला और इसमें से अपना फौजी शनाख्ती कार्ड निकाल कर अरसलान को दिया। अरसलान ने शनाख्ती कार्ड पर लगी हुई फोटो को गौर से देखा। ये ब्रिगेडियर जगमोहन ही था। इसने शनाख्ती कार्ड ब्रिगेडियर को वापस कर दिया और शेर खान से कहा, इसकी तलाशी लो। शेर खान ने ब्रिगेडियर की तलाशी ली और अरसलान से कहा, इसके पास कोई असला नहीं है। ब्रिगेडियर बोला, मैंने कसम खाकर कहा था कि मैं निहत्था होऊंगा और अकेला आऊँगा। यकीन करो मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ। मेरी बेटी सोनाली कहाँ है? अरसलान ने कहा, हम तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ही ले जा रहे हैं, जीप में बैठ जाओ। ब्रिगेडियर खामोशी से जीप में दाखिल हो गया। अरसलान ने जीप का दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और दोनों अगली सीट पर बैठ गए।
अरसलान ने जीप स्टार्ट कर दी और शाम के बढ़ते हुए धुंधलके में जीप मुजाहिदीन के खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना होगी। जब जीप जंगल से बाहर निकली और सामने वो रास्ता नजर आने लगा जो इस जंगल में जाता था जहाँ मुजाहिदीन का खुफिया ठिकाना था, तो अरसलान ने जीप रोक दी और शेर खान से कहा, अंदर जाकर अपना काम कराओ। शेर खान नीचे उतरकर जीप के बैक में आया, कुंडी खोली और स्टेन गन का रुख अंदर की तरफ करके देखा कि ब्रिगेडियर जगमोहन सीट पर सर झुकाए बैठा था। इसने मायूसी के साथ शेर खान की तरफ देखा। शेर खान ने चेहरा नकाब में छुपाया हुआ था। इसने कहा, दोनों हाथ पीछे करके औंधे लेट जाओ। भारतीय ब्रिगेडियर घबराया हुआ था, कहने लगा, तुम क्या चाहते हो? शेर खान ने कहा, कुछ नहीं, जो मैं कहता हूँ वो करो। भारतीय ब्रिगेडियर ने अपने दोनों हाथ पुश्त पर किए और दोनों सीटों के दरमियान औंधा लेट गया। शेर खान ने जेब से स्याह रुमाल निकाला और ब्रिगेडियर की आंखों पर इसकी पट्टी कसकर बांध दी और कहा, अब बैठ जाओ। इसके साथ ही वो जीप से निकल आया और दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। अगरचे जीप बंद थी और अंदर से बाहर कुछ नजर नहीं आता था, सिर्फ ड्राइवर की सीट के पास छोटी खिड़की थी जो कमांडो अरसलान ने पहले ही बंद कर रखी थी। इसके बावजूद वो भारतीय ब्रिगेडियर की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे अपनी कमीनगाह तक ले जाना चाहते थे। अब जीप खुफिया कमीनगाह की तरफ रवाना होगी। आध घंटे के बाद जीप खुफिया ठिकाने से कुछ फासले पर एक जगह घने दरख्तों के दरमियान खड़ी होगी। अरसलान और शेर खान ने दरवाजा खोलकर भारतीय ब्रिगेडियर को बाहर निकलने के लिए कहा। ब्रिगेडियर जगमोहन जीप के दरवाजे के पास है तो शेर खान ने इसका हाथ पकड़कर इसे नीचे उतार दिया। ब्रिगेडियर कहने लगा, अगर तुम्हारा इरादा मुझे शूट करने का है तो प्लीज मुझे मारने से पहले मेरी बेटी से एक बार जरूर मिला दो। कमांडो अरसलान ने कहा, अगर तुम्हें कत्ल करना होता तो तुम्हें यहाँ तक लाने की क्या जरूरत थी? ये काम तो हम इसी जगह कर सकते थे जहां तुम जीप में सवार हुए थे। ब्रिगेडियर ने कोई सवाल न पूछा और कमांडो शेर खान का हाथ थाम इसके साथ चलने लगा। मुजाहिद हसन अली और दूसरे मुजाहिद पहले ही वहां मौजूद थे। उन्होंने भारतीय ब्रिगेडियर को एक छोटी सी कोठरी में ले जाकर चारपाई पर बिठा दिया और इसकी आंखों की पट्टी खोल दी। ब्रिगेडियर ने कोठरी का जायजा लिया और अरसलान से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? अरसलान ने कहा, वो भी आ जाती है, थोड़ा इंतजार करो। कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर एक नकाबपोश मुजाहिद को पहरे पर खड़ा कर दिया गया। कमांडो अरसलान और शेर खान इस कोठरी में आ गए जहां सोनाली बंद थी। सोनाली चारपाई पर लेटी हुई थी। असज्जो की वालदा इसके पास बैठी इससे बातें कर रही थी। कमांडो अरसलान और शेर खान अंदर आए तो खाला खामोशी से बाहर निकल गई। अरसलान और शेर खान ने अपने नकाब उतार दिए थे। सोनाली उठकर बैठ गई। इतने दिन कोठरी में कैद रहने की वजह से इसका चेहरा उतर गया था। इसने कमजोर सी आवाज में कहा, आप लोग मुझे कब तक यहाँ कैद रखेंगे? आप क्या चाहते हैं? अरसलान ने कहा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? सोनाली कहने लगी, यही तकलीफ बहुत है कि मैं आप लोगों की कैद में हूँ। माता पिता से जुदा हूँ। भगवान जाने मेरी जुदाई में इनका क्या हाल हो रहा होगा। कमांडो शेर खान ने कहा, इन कश्मीरी माओ बहनों की अजियत का अंदाज़ा लगाओ, जिनके बेटों और भाइयों को तुम्हारे बाप के हुक्म से बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है। तुम्हें तो यहाँ सिर्फ कैद ही किया गया है, तुम्हारे साथ किसी किस्म का बुरा सलूक नहीं किया गया, तुम्हें किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। सोनाली पढ़ी लिखी लड़की थी, कहने लगी, मैंने हमेशा पिताजी को बेगुनाह कश्मीरी मर्द औरतों को कत्ल करने से मना किया है, मगर मैं क्या कर सकती हूँ, इनमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अरसलान ने कहा, हमारे साथ आओ। कहाँ? सोनाली ने हैरान होकर पूछा। कमांडो अरसलान ने कहा, क्या तुम अपने जालिम बाप से नहीं मिलोगी? पिताजी कहाँ हैं? सोनाली ने चारपाई से उतरते हुए कहा। अरसलान बोला, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोठरी से निकलकर दूसरी कोठरी की तरफ जाते हुए शेर खान और अरसलान ने चेहरे को दोबारा नकाब से ढक लिया। कोठरी से निकलकर दूसरी कोठरी की तरफ जाते हुए शेर खान और अरसलान ने चेहरे को दोबारा नकाब से ढक लिया। किसी वजह से वो इस भारतीय ब्रिगेडियर को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते थे। दोनों कमांडो मुजाहिद सोनाली को इस कोठरी में ले गए जहां सोनाली का बाप चारपाई पर सर झुकाए बैठा था। कोठरी का दरवाजा खुला तो इसने सर उठाकर देखा, कोठरी में लालटेन जल रही थी। इसे अपनी बेटी सोनाली नजर आई तो वो बेइख्तियार होकर उठ खड़ा हुआ और दोनों बाप बेटी एक दूसरे से लिपट गए। सोनाली रो रही थी, ब्रिगेडियर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अरसलान और शेर खान सामने वाली चारपाई पर बैठे खामोश नजरों से बाप बेटी की मुलाकात का मंजर देख रहा था। जब दोनों के दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो भारतीय ब्रिगेडियर ने सोनाली को अपने पास बिठा लिया और इसकी तरफ देखकर कहा, बेटी तुम बड़ी कमजोर हो गई हो। इसके जवाब में कमांडो अरसलान कहने लगा, बेटी से ये पूछोगे इसे यहाँ किसी ने कुछ कहा तो नहीं, इससे किसी किस्म की कोई बदसलूकी तो नहीं हुई और इसकी इज्जत आबरू पर किसी ने हमला तो नहीं किया। भारतीय ब्रिगेडियर ने अपनी बेटी की तरफ सवालिया अंदाज में देखा। सोनाली ने कहा, पिताजी मैं यहाँ बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही थी जैसे मैं अपने भाइयों के दरमियान रह रही हूँ। मुझे यहाँ सिवाय इसके और कोई तकलीफ और कोई दुख नहीं था कि मैं माता पिता से दूर थी। ब्रिगेडियर ने अरसलान और शेर खान की तरफ देखकर कहा, मैं आप लोगों के किरदार को सैल्यूट करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बेटी को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया। कमांडो शेर खान बोला, हम मुसलमान हैं, हम दुश्मन की माओ बहनों का भी एहतराम करते हैं, हमारे दीन ने हमें यही सिखाया है। भारतीय ब्रिगेडियर ने नदामत के एहसास के साथ कहा, मुझे माफ़ कर दें,
फिर इसने अरसलान से कहा, रात हो गई है, सोनाली की माता घर में सख्त परेशान हो रही होंगी, मुझे और सोनाली को घर भिजवाने का इंतज़ाम कर दीजिए। अरसलान कहने लगा, इस वक्त तो मुश्किल है, ये काम अब सुबह को ही किया जाएगा। रात आप हमारे मेहमान बनकर यहाँ गुजारेंगे, आप बाप बेटी यहाँ बातें करें, हम आपके लिए खाना भिजवा देते हैं। भारतीय ब्रिगेडियर कुछ कहना चाहता था, मगर कमांडो अरसलान और शेर खान तेजी के साथ कोठरी से निकल गए। दोनों बाप बेटी को इसी कोठरी में खाना भिजवा दिया गया। दोनों खाना खाने के बाद देर तक बातें करते रहे। फिर असजो की वालदा कोठरी में आ गई। इसने सोनाली से कहा, बेटी अब अपनी कोठरी में आकर आराम करो, रात काफी हो गई है। सोनाली ने बाप को उदास नजरों से देखा। भारतीय ब्रिगेडियर का चेहरा परेशान था। सोनाली खाला के साथ चली गई। भारतीय ब्रिगेडियर की कोठरी के दरवाजे को बाहर से चटखनी लगाकर एक कमांडो मुजाहिद का पहरा लगा दिया गया। सुबह मुँह अंधेरे प्रोग्राम के मुताबिक कमांडो अरसलान और कमांडो शेर खान उठ बैठे। मुजाहिद हसन अली और मुजाहिद दस्तगीर पहले से जाग रहे थे। अरसलान ने मुजाहिद दस्तगीर से कहा, लड़की को तुम बंद जीप में बिठाकर अपने साथ ले जाओगे, तुम्हें मालूम ही है कि इसे कहाँ पहुँचाना है। मुजाहिद दस्तगीर बोला, मैं जानता हूँ, इंशाल्लाह लड़की को इसी जगह पहुँचा दिया जाएगा। अरसलान ने कहा, अब जाकर लड़की को ले आओ। जीप तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है सर, मुजाहिद दस्तगीर ने जवाब दिया। इसके बाद कमांडो अरसलान और शेर खान वहाँ से चले गए। अभी रात का अंधेरा छाया हुआ था। मुजाहिद दस्तगीर सीधा सोनाली की कोठरी के बाहर आ गया। वहाँ बाहर एक मुजाहिद पहरा दे रहा था। इसने दस्तगीर को देखकर दरवाजे की कुंडी उतार दी। मुजाहिद दस्तगीर ने दरवाजे पर दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने के बाद अंदर से सोनाली की नींद भरी आवाज आई। कौन है? मुजाहिद ने कहा, मैं हूँ, बाहर आओ, तुम्हें तुम्हारे घर ले जाना है। अभी आई, सोनाली ने जल्दी से जवाब दिया। थोड़ी ही देर के बाद सोनाली दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। इसने बाहर आते ही पहला सवाल यह किया, पिताजी कहाँ हैं? मुजाहिद दस्तगीर ने कहा, वो तुम्हें तुम्हारे घर पर ही मिल जाएंगे। कहाँ वो? क्या वो रात को मेरे बगैर ही चले गए? सोनाली ने कुछ परेशान होकर पूछा। मुजाहिद दस्तगीर बोला, बीबी सवाल मत करो, अपने माता पिता के पास जाना चाहती हो तो खामोशी से मेरे साथ आ जाओ। सोनाली लोगों के शफाफ किरदार को समझ चुकी थी। वो खामोशी से मुजाहिद दस्तगीर के साथ चल पड़ी। वो इसे दरख्तों में इस जगह ले आया जहाँ बंद जीप खड़ी थी। जीप के अंदर वाली खिड़की भी बंद कर दी गई थी ताकि सोनाली को बाहर कुछ नजर ना आ सके। मुजाहिद दस्तगीर ने जीप का भी दरवाजा खोलकर सोनाली से कहा, अंदर बैठ जाओ। सोनाली ने पूछा, भाई तुम मुझे मेरे घर ही ले जा रहे हो ना? मुजाहिद दस्तगीर ने कहा, बीबी तुम अभी तक नहीं समझ सकी कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। खामोशी से बैठ जाओ, दिन निकलने से पहले पहले मुझे तुम्हारे घर पर तुम्हें पहुंचाना होगा। सोनाली सर झुकाए जीप में दाखिल हो गई। मुजाहिद ने दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। आगे आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया और जीप शहर की जानिब चल पड़ी। मुजाहिद दस्तगीर जीप को ऐसे जंगलाती रास्तों से ले जा रहा था जो शॉर्टकट रास्ते थे। जब जीप शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर आई तो शहर का हल्का हल्का उजाला नमूदार हो रहा था। मुजाहिद दस्तगीर ने खुली सड़क पर आते ही जीप की रफ्तार तेज कर दी। आधे घंटे में वो इस जगह पर आ गया जहाँ से सड़क छोटा सा मोड़ घूमकर इस कोठी के सामने से गुजरती थी, जिस कोठी के बाहर से सोनाली को उठाया गया था। मुजाहिद ने जीप एक तरफ खड़ी कर दी, जल्दी से उतरकर पीछे आया, दरवाजा खोला और अंदर जाकर सोनाली से कहा, बाहर आ जाओ भी। सोनाली जल्दी से बाहर निकल आई और दिन के फैलते उजाले में चारों तरफ देखने लगी। मुजाहिद दस्तगीर ने कहा, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगी तो मोड़ घूमकर वो बंगला आ जाएगा जहाँ तुम मंगल की शाम को पूजा करने आती हो, अब जाओ। मुजाहिद दस्तगीर ने दरवाज़ा बंद किया और तेज़ कदमों से चलकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। इंजन स्टार्ट ही था, इसने गियर बदला, जीप को सड़क पर मोड़ा और तेज़ी से वापस रवाना हो गया। सोनाली सड़क पर आगे को चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद सड़क एक तरफ मुड़ गया। अब इसके सामने बाएं जानिब कोठियाँ दिखाई देने लगी। सोनाली ने इन कोठियों को फौरन पहचान लिया। इनमें वो कोठी भी थी जहाँ वो मंगल की शाम को पूजा करने माता जी के साथ आती थी। अब ये हादसा हो गया। वो तेज़ तेज़ चलने लगी। अब इसे हौसला हो गया था कि वो वाकई आज़ाद है। इसे यकीन था कि इसका बाप घर पहुंच चुका होगा, लेकिन ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही थी। इन मुजाहिदों ने दोनों को अलग अलग क्यों भेजा है? शायद इसमें इनकी कोई मजबूरी हो। ये सोचकर सोनाली कुछ मुतमईन हो गई। पहले इसने सोचा कि किसी कोठी में जाकर घर फोन कर दे, मगर कोठियों पर खामोशी छाई हुई थी। वो इस ख्याल से चलती कि शायद आगे कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए। इतने में इसे अपने पीछे किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। सोनाली ने रुककर पीछे देखा, एक फौजी ट्रक आ रहा था। सोनाली जल्दी से सड़क के दरमियान खड़ी होकर दोनों बाजू हिलाने लगी। ये ट्रक महाराष्ट्र राइफल्स की एक इन्फेंट्री बटालियन का ही था जो सोनाली के बाप की अपनी रेजिमेंट थी। फौजी ड्राइवर ने एक औरत को सड़क के दरमियान खड़े होकर रुकने का इशारा करते देखा तो इसने सोनाली के करीब पहुंचकर ब्रेक लगा दिए। जैसे ही ट्रक रुका, सोनाली दौड़कर ड्राइवर के पास गई और कहा, मेरा नाम सोनाली है, मैं कैंप कमांडर ब्रिगेडियर जगमोहन की बेटी हूँ, मुझे फ़ौरन मेरे बंगले पर पहुँचा दो। फौजी सिपाही ने यह सुना तो फ़ौरन नीचे उतरा है। साथ वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर कहा, बहन जी बैठ जाए, मैं लॉन्स नाइक गंगाराम हूँ, मैं आपको अभी घर पहुँचा देता हूँ।
सोनाली ट्रक में बैठ गई और ट्रक सोनाली के घर की तरफ चल पड़ा। जब सोनाली के पिता ब्रिगेडियर जगमोहन के बंगले के सामने ट्रक रुका तो गेट पर जो फौजी जवान पहरा दे रहा था वो ट्रक के पास आ गया। इसने सोनाली को पहचान लिया और कुछ घबराहट और कुछ हैरानी के साथ बोला, बीबी जी जल्दी से अंदर चले, माता जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सोनाली ने गेट की तरफ तेज कदमों से जाते हुए गार्ड से पूछा, पिताजी आ गए हैं? मुझे मालूम नहीं बीबी जी, फौजी जवान ने जवाब दिया। सोनाली ने दौड़ते हुए कोठी का लॉन अबूर किया और बरामदे में आकर घंटी का बटन 2-3 बार दबाया। फिर इसने जोर जोर से दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। इतने में दरवाजा खुला और सामने सोनाली की परेशान हाल माँ खड़ी थी। दोनों माँ बेटी रोते हुए एक दूसरे के गले लग गई। घर में सब बेदार हो गए। एक खुशी का माहौल भी था और कोहराम सभी मच गया। जब जरा दिल का गुबार हल्का हुआ तो सोनाली ने माँ से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, वो तो तुम्हें लेने गए हुए हैं बेटी, मगर उन्होंने तो कहा था कि पिताजी घर पहुंच गए होंगे। किसने कहा था बेटी? माँ ने गमज़दा आवाज में पूछा। सोनाली ने अपना चेहरा हाथ में छुपा लिया और रोने लगी। वो समझ गई थी कि इसका बाप अभी तक वहीं कैद है जहाँ से छूट कर वो आई है। भारतीय ब्रिगेडियर मुजाहिदीन की कैद में ही था जब दिन काफ़ी निकल आए और मुजाहिद दस्तगीर ने भी वापस आकर कमांडो अरसलान को बताया कि वो ब्रिगेडियर की बेटी को इसके घर छोड़ा है। तो कमांडो अरसलान और शेर खान भारतीय ब्रिगेडियर की कोठरी में आ गए। वो परेशानी की हालत में छोटी सी कोठरी में टहल रहा था। दोनों मुजाहिदों को देखते ही बोला, आप लोग हमें कब घर पहुंचाएंगे? कमांडो अरसलान और शेर खान सामने वाली चारपाई पर बैठ गए। अरसलान ने कहा, तुम्हारी बेटी घर पहुंच गई है? क्या मतलब? ब्रिगेडियर ने हैरान होकर पूछा। हाँ, अरसलान बोला, हमने सुबह सुबह इसके यानी तुम्हारे बंगले के गेट के पास छोड़ दिया है। इस वक्त वो अपनी माता के पास होगी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।